सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। सियासी मंजरनामे पर हलचल अपने उरूज पर है। आज पीडीएम की अहम बैठक थी और उसमें मुतालबा वही जरदारी साहब की जानिब से सामने आया जो कि वो शुरू में कह चुके थे कि नवाज शरीफ साहब आपको वापस आना पड़ेगा। आज भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। जेल से वो नहीं डरते, पहले भी जेल काटी, अब भी वो जेल काटने को तैयार है। लेकिन मियाँ साहब क्या वापस आएंगे या नहीं आएंगे, अब उनके इस मुतालबे को किस तरह लिया जाएगा नून लीग की क़यादत की जानिब से, ये देखना है। इस पर बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर, लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ, क्योंकि लॉन्ग मार्च की मनसूबाबंदी उन्होंने बोला है कि 86 की तरह होनी चाहिए, मतलब ज़बरदस्त तरीके से बाकायदा प्लान के साथ, स्ट्रेटजी के साथ सड़कों पर निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि मेहमानों को मुतारिफ करवाऊँ, इस वक्त वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको वहीं लिए चलते हैं। बात दिए और जी जनाब, इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च की मनसूबाबंदी हमें 86 या 2007 की तरह करनी होगी। और मौलाना साहब ने कहा कि अब्दुल गफूर हैदरी को जो 7 वोट कम मिले हैं, इसकी तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट हैं इमरान याकूब साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। और उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, और नून लीग से सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सिद्दीक साहब आपकी तरफ ही आ जाती हूँ। आज जरदारी साहब ने फिर से ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मियाँ साहब तशरीफ़ ले आएँ, तो अब किस तरह उनकी तजवीज़ को आप लोग देखेंगे? मियाँ साहब की वापसी का इम्कान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियाँ साहब की वापसी, मियाँ साहब का जेल जाना, ये कोई नामुमकिनात में से नहीं है। जेल उन्होंने काटी है, और ये बार बार हम भी दोहराते हैं कि लंदन से आके बेटी समेत वो जेल गए, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जब उनकी सेहत ख़राब हुई है तो इस हुकूमत ने, और तो छोड़े, इमरान खान ने तो शौकत खानम का डायरेक्टर भेज के तो चेक करवाया कि जी वो बीमार हैं या नहीं हैं, रिपोर्ट सब कुछ। उसके बाद भिजवाया गया उन्हें बैरून मुल्क, फिर वहाँ कोरोना और ये सारी चीज़ें, और उनका 3rd बाईपास होना है। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, कल ही मेरी हार्ट स्पेशल बल्कि सर्जन है यहाँ इस्लामाबाद में, सबसे बड़ा सर्जन, वो मुलाकात मेरी उनसे हुई, तो बातों बातों में मियाँ साहब का केस भी डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब का बाईपास इंतहाई संगीन मामला है, उनके बहुत मुश्किलात हैं उसमें, लेकिन ये मैं उनके जो करीब 85 से उनके साथ चल रहा हूँ और मैंने उनकी बहादुरी देखी है। मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल के ज़रिए जितने भी सामीन ये बात सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नवाज़ शरीफ साहब एक दिन भी मज़ीद ताख़ीर नहीं करेंगे। और हम सब का मकसद PDM का इस हुकूमत से कौम को, रियासत को निजात दिलाना है, ये उसके फ़ायदे में है। दिन ब दिन पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, मईशत तबाह हो रही है, गवर्नेंस का नाम नहीं है, खारजा महाज पे हम नाकाम हो रहे हैं। कश्मीर का हाल आप देख लीजिएगा, बाकी भी जितना इन्होंने गंद डाला हुआ है, इस सब को साफ करना, इस मुल्क की खिदमत करना है। हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, इमरान याकूब साहब, आप क्या मुतमईन हुए हैं सिद्दीकुल फारूक साहब के जवाब से? उन्होंने कहा है कि उनकी डॉक्टर से मुलाकात भी हुई है और बातों बातों में मियाँ साहब की सेहत के हवाले से उन्होंने पूछा, लेकिन उनकी कुछ पेचीदगियाँ हैं, फिर बाईपास होना है, वो जैसे ही हो जाएगा वो ज़रूर वापस आएंगे। अब तक तो नहीं हुआ, आपको लगता है मुतमईन है आप जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने वजाहत दी है? बिस्मिल्लाह, देखिए, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि मियाँ साहब जब यहाँ से गए थे तो उनकी हालत बड़ी ख़राब थी, और हुकूमती डॉक्टर्स ने, हुकूमती टीम ने भी उन्हें इस तरह का बीमार करार दिया था कि अगर खुदा ना खास्ता वो ना गए तो पता नहीं उनकी जान को क्या खतरा भी लाहक हो सकता है। लेकिन जो बातों बातों में बात हुई है ना, तो अब मैं समझता हूँ कि PDM की सियासत में बातों बातों से ज़्यादा बात चलेगी नहीं। बड़ी माजरत के साथ आज मौजू ये नहीं है कि मियाँ साहब आएंगे या नहीं, मौजू तो आज ये है कि आज आसिफ अली जरदारी साहब ने मियाँ साहब के हवाले से जो गुफ्तगू की है, गर्मा गर्म गुफ्तगू,
और उसके जवाब में मरियम नवाज साहबा ने भी जो गुफ्तगू की है, तो क्या पीडीएम कायम भी रहेगा या नहीं? क्या पीडीएम मुस्तकबिल में अपनी सियासी एजेंडे को पूरा कर सकेगा या नहीं? क्या अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों एक पेज पर रहेंगे? ये सवाल बड़े जरूरी हैं। और सबसे अहम बात ये है मेरे नजदीक, मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ अभी फिलफोर वापस आए या मुस्तकबिल करीब में वापस आए। जब तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि ये हुकूमत जाने वाली है या ये हुकूमत चली गई है, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि वो वापस आए। पहली बात। दूसरी बात कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज क्लियर कट ये इंडिया दे दिया है कि वो तो असम्बलियों से जाएंगे नहीं, लिहाजा इस्तीफों वाला ऑप्शन जो है वो भी अब खत्म हो गया। तो अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। आप दूसरे साथियों को भी मौका दें, फिर मैं आगे भी अपना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ उस्मान साहब, आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आज जरदारी साहब ने बोला है कि 2007 और 1986 की तरह की हमें स्ट्रेटजी अपनानी होगी, मोबिलाइज करना होगा पूरे मुल्क में आवाम को, जैसे हमने बीबी की आमद पे किया था। तो ये अब आप लोग इससे किस तरह निपटेंगे? 1-on-1 मुलाकात भी हुई है आज शेख साहब की और वज़ीर आज़म की, लॉन्ग मार्च से मुतालिक इक़दामात पर गौर हुआ है, तो क्या सोचा जा रहा है? सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि जब मैंने अपनी बात का आगाज अल्लाह के पाक नाम से किया है, मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँ। और जब भी हम अल्लाह का पाक नाम के बात शुरू करें तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब अल्लाह का बोलना चाहिए। बल्कि -1% भी इस पीडीएम से हुकूमत को या किसी किस्म की हमारी गवर्नमेंट को कोई खतरा ना है ना। आवाज ठीक करें, आवाज कट कट के आ रही है बसरा साहब की। अच्छा, बसरा साहब की आवाज कट कट के आ रही है। बसरा साहब जरा आप जरा थोड़ा सा फोन करीब कीजिएगा, आपकी आवाज जरा खुल के नहीं आ रही। अभी सैरिश आई है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है। सदीक अल फारूक साहब को मेरी आवाज कट कट के आनी है ना, वो उनका मसला नहीं है, वो उनका सिस्टम खराब हो गया आज। अच्छा, अब मसला ये है कि एक तो हमें इनसे बिल्कुल खतरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये इंतहाई गैर संजीदा और नापुख्ता जो लीडरशिप है। ये मरियम देखें, जिंदगी में उनकी क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है? माँ सवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में झूठ बोलने के, जाली खतरी खत, कैलरी फोन, मेरी लंदन नहीं, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, इसके अलावा उनका मौसूफा का कतन कोई पाकिस्तान के अंदर पहचान नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि पीडीएम का तो आज खत्म होगी ना। पीडीएम अमली तौर से पीडीएम आज जरदारी साहब के बयान के बाद कि नवाज शरीफ वापस आए, जो इलाज के बहाने बाहर हुए और बाहर जाके बैठे हुए वापस आए, बात फिर की जाएगी। तो पीडीएम से अब बहस करना फजूल है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ पहले पाकिस्तान के लोगों के सामने, जिसके ऊपर इमरान भाई ने भी इशारा किया, और ये बात अब बच्चा पाएगा कि नवाज शरीफ तक नहीं आएगा जब तक कि उसको यकीन ना हो कि नए इलेक्शन नहीं आ रहे और हुकूमत खत्म नहीं हो रही। ये अपने अंदर इतनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि एक आदमी जिसको अभी सदीक अल फारूक साहब बहादुरी से ताबीज कर रहे हैं, ऐसा डरपोक, ऐसा जब उसको मुशर्रफ के जमाने में भी यहाँ इक़्तिदार से निकला तो 40 संदूक लेके क्या, अब भी इलाज के बहाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, निजाम को धोखा दे के भाग गया। इमरान याकूब साहब पता है, मुझे भी पता है, हम एक ऐसे आदमी को टेलीविजन पे क्यों करते हैं, हमारी इखलाकियात को क्या। अच्छा चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सदीकुल फारूक साहब, बातें यही हो रही हैं कि मियाँ साहब तो वापस नहीं आने वाले हैं। मियाँ साहब, जैसा कि आपने सुना भी कि इमरान साहब कह रहे हैं कि तभी वापस आएंगे जब यहाँ तो हुकूमत जा चुकी होगी या जाने वाली होगी, और पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो अब बिल्कुल टूट चुका है, जो कि आया हो चुका है। आप लोग ना माने एक अलग बात है। ये तासुर मिल रहा है। पहले तो मैं जवाब देता हूँ कि जब तक इलेक्शनों का यकीन नवाज शरीफ साहब को नहीं होता। मेरी आवाज़ आ रही है ना साहब? जी आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सदीक साहब। हुकूमत का जाना, इमरान हुकूमत का जाना, जी इमरान हुकूमत के जाने का मामला ये है कि हम आज उसूलों पर सौदेबाजी कर लें तो ये 2 हफ्तों की बात है, ये हुकूमत ही नहीं रहेगी। हम उसूलों पर सौदेबाजी नहीं कर रहे।
दूसरी बात, जो ये कहते हैं या आपका तासुर या आज की बातों से जो हुई हैं, ज़ाहिर है मुझे अभी मैं वहाँ तो बैठा हुआ नहीं हूँ, न था कि जी वहाँ जरदारी साहब ने ये बात की, मरियम साहिबा ने ये बात की वग़ैरह। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि 11 पार्टियाँ जिनमें उन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार करना होता है, राय का इजहार करने से PDM टूट जाएगी तो उनकी उम्मीदों पर ओस पड़ जाएगी। ये बेफिक्र रहें वो। हम इंशाअल्लाह इख्तिलाफ़ राय लेकर जाएंगे और वहाँ से मुतफ़िक होकर बाहर निकलेंगे। ये 11 पार्टियाँ जहाँ PDM की ताकत है, वहाँ इजहार राय और इन इत्तेफाक राय पर पहुँचने के लिहाज से ये कुछ कमज़ोरी भी है जिसे आम लोग समझते हैं। हालांकि इख्तिलाफ राय से ही सही फैसलों पर पहुंचा जाता है। अच्छा, आप ठीक है, देखेंगे इंशाअल्लाह हम आगे ही बढ़ेंगे। यहीं पर उसके बाद बुज़दिली की एक और सुन ले, बुज़दिली का ताना जो दे रहे हैं, एक बात सुन ले। हाँ। बुज़दिली का ताना देने वालों को मालूम होना चाहिए कि इनके लीडर साहब दूसरे दिन थाने की दीवार फलांग करके भाग गए थे। नवाज शरीफ साहब ने तो सालों जेल काटी है ना, ये 2 दिन नहीं, क्योंकि इनमें ऐसी कमजोरियां हैं कि ये 8 घंटे से ज्यादा रह नहीं सकते। सही। चले इमरान साहब, अभी ये जो बात सारी सूरत हाल है, इसमें आपने PDM के मुस्तकबिल की बात की थी। मरियम नवाज ये बोल रही है कि उनको प्लेट में रखकर अगर पासपोर्ट और ECL से उनका नाम भी निकाल दिया जाएगा तो वो बोलेंगी ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए। तो अब ये आगे आने वाले दिनों में मंजरनामा बनने क्या वाला है? मियाँ साहब आप बोल रहे हैं वापस नहीं आएंगे, ज़रदारी साहब जो है वो बोल रहे हैं कि वो वापस आए, मियाँ साहब बोल रहे हैं कि जनाब इस्तीफों का ऑप्शन जो है उसको ज़ेरे गौर रखना चाहिए। तो ये माहौल बनने क्या वाला है अब? अच्छा सहरिश, थोड़ी सी बात ये ना, यहाँ एक बड़ा अलमिया हमारे यहाँ कि हम कोई भी बात सुनते हैं तो उसके ना अपनी मर्जी का मतलब निकाल लेते हैं, अपनी मर्जी का मतलब आहज कर लेते हैं। लिहाजा इस तरह की खास तौर पे जो डिस्कशंस होती हैं उनमें ये भी देखना चाहिए कि कौन सी बात किस राय में हो रही है, किस पे राय में की जा रही है। अब मैं वापस आ जाता हूँ आपके सवाल की तरफ। मरियम नवाज साहबा ने जो बातें की हैं, मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने ठीक बात की है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मरियम नवाज अगर चली जाती है इस वक्त, तो ये बयानिया जिसमें ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज और उनके वालिद मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया ही इसलिए अपनाया जा रहा है कि मरियम नवाज को बाहर जाने नहीं दिया गया। तो ये लोग जो ये बातें करते हैं उनकी बातों को तकवीयत मिलेगी। दूसरी बात ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बातें की हैं आज, उनमें आप देखें इख्तिलाफ राय होना एक अलग बात है और जमातों का आपस में इख्तिलाफ होना बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल। हाँ, हम तो ये कभी, मैंने तो अपनी गुफ्तगू में पहले भी ये नहीं कहा कि जमातों में इख्तिलाफ हो गया। मैंने कहा आज जिस तरह खुल के वहां एक दूसरे से इख्तिलाफ किया है। अब देखिए मरियम नवाज साहबा ने यहाँ तक कहा कि जब आप वीडियो लिंक के जरिए यहाँ मौजूद हैं तो मेरे वालिद भी वीडियो लिंक के जरिए यहाँ मौजूद है। अगर आप यानी आसिफ अली जरदारी साहब आप मेरे वालिद की जिंदगी की जमानत दे दें तो वो अभी वापिस आ जाते हैं। अब देखें एक दूसरे के साथ उनके जो मामलात हैं वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। और इत्तेहादी कैसे हैं? इत्तेहादी ऐसे हैं कि हमेशा एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं और आइंदा भी एक दूसरे के मुखालिफ ही इलेक्शन लड़ेंगे। लिहाजा ये सोच रखना कि PDM की जमातें शायद एक ऐसा अलायंस बन गया है कि जो अब मुत्तहिद ही रहेंगे, तो ये बादियों नजर में मुमकिन ही नहीं है। सदीकुल फारूक साहब क्योंकि एक जमात के नुमाइंदे हैं, उस्मान बसरा साहब दूसरी जमात के नुमाइंदे हैं, इन्होंने उस पर्सपेक्टिव में बात करनी है जो इनकी जमात को सूट करती है। मैं क्योंकि बतौर एक साफी अपना फर्ज ये समझता हूँ कि जो मेरा एनालिसिस है, हो सकता है ये दोनों भाई उससे इख्तलाफ करें, लेकिन जो बतौर एक साफी के एनालिसिस समझता हूँ, तज़किया समझता हूँ, मैं अपनी राय का इजहार, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त PDM ने अगर कोई ऐसा फैसला ना किया जिसको आप एग्रेसिव मूव कह सकते हैं, तो PDM में शायद वो जान नहीं रहेगी। क्योंकि PDM पहले ही अब सेनेट के इलेक्शन के बाद उसमें वो चीज नहीं रही। लिहाजा ये धांधली हुई या ना हुई, मामला तो ये है कि इलेक्शन तो वो हुकूमत जीत गई। यूसुफ रजा गिलानी को अगर जबरदस्ती भी हरवाया गया, इनके वोट जबरदस्ती गलत तौर पे कैंसिल किए गए, मुस्तरद किए गए,
इस मफरूजे को आप सच भी मान लें, लेकिन तो सच ये है कि अब अदालतों में इन सारी चीजों को साबित करते हुए बकौले शायर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक बहुत टाइम लग जाएगा। लिहाजा अच्छा, अभी जो सूरत हाल है उसमें आपको क्या लग रहा है कि नून लीग और मौलाना एक तरफ है और पीपल्स पार्टी एक तरफ है? ये बिल्कुल 100% ऐसी बात है। नून लीग और मौलाना एग्रेसिव मूड में सियासत करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग ये चाहती है कि एक तो इस्तीफे दे दिए जाएं, नंबर 2 ये कि अगर लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे नहीं भी दिए जाते तो लॉन्ग मार्च इस तरह का हो जो भरपूर हो, और खास तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि वो पिंडी की तरफ भी इसका रुख करना चाहते हैं। अब इस्लामाबाद और पिंडी में रुख अगर है तो आप समझती हैं कि उसका मतलब क्या है। लिहाजा अब जरदारी साहब, जिनके बारे में मैं बतौर साफी भी ये समझता हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी ऐसी पोजीशन में है जहां या तो वो डील मुकम्मल कर चुके हैं या किसी डील करने की पोजीशन में है। क्या आसिफ अली जरदारी नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के लिए अपने बने बनाए खेल को पता? अब जो डील की आप बात कर रहे हैं उसमें तो अब ये है ना कि जरदारी साहब अब ये चाह रहे हैं कि यहाँ तो नून लीग जो है वो चाह रही है उसके लिए मियाँ साहब को वापस आना पड़ेगा, या तो उनकी तरफ से शर्त रखी जा रही है, या फिर ये किनारा कशी चाह रहे हैं कि आपस में इख्तलाफ है, शदीद इख्तलाफ है, नहीं साथ चल पा रहे और चीज़ें इस तरह यहाँ हो रही हैं कि अब सबको पता चल रहा है कि ये पीडीएम का इत्तेहाद खात्मे के करीब पहुँच चुका है। उस्मान सईद बसरा साहब, मियाँ साहब को वापस लाने की बातें तो आप लोग भी काफ़ी देर से कर रहे हैं। अभी हाल ही में होम ऑफिस का भी एक बयान सामने आया था कि उनका जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है उसके हवाले से किसी किस्म की मालूमात को शेयर नहीं किया जाएगा। फिर आप लोग बार बार कहते हैं कि उनको वापस लाना है, वापस लाएंगे, कब लाएंगे, कुछ इस हवाले से मालूम नहीं। एक मुआहदा भी था आप लोगों का, अब वो भी शायद कुछ कारगर नहीं हो पा रहा, तो होगा क्या? आप किस तरह आप लोग मियाँ साहब को वापस लाएंगे? और दूसरा, उस्मान साहब मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, आगाह कीजिएगा। जी उस्मान साहब। जी सैरिश, क्या मैं बोलूँ अभी? जी बोलिए बोलिए। अच्छा सैरिश, पहले सबसे तो मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं ट्राई कर रहा था। देखिए, सबसे पहले मैं जरा अपना थोड़ा सा चाहूंगा, आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए क्योंकि मैं पहले भी मेरा टाइम काफी दूसरी तरफ चला गया। देखिए, एक चीज दुनिया पूरी के अंदर रंगो नस्ल के इम्तियाज के बगैर एक डेफिनेशन है लीडर की, जिसके ऊपर पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि लीडर हमेशा बहादुर हुआ करते हैं। बहादुरी के बगैर नवाज शरीफ तो हो सकते हैं, आप वजीर आज़म तो बन सकते हैं, लीडर नहीं हो सकते किसी सूरत। ये पाकिस्तान के लोगों में ये चुरन तो बिल्कुल नहीं दिखेगा कि नवाज शरीफ को लीडर है। नवाज शरीफ 40 संदूक लेके भाग गया, एक मुआहदा करके कभी माना नहीं, और फिर वो मुआहदा जब सामने आया तो फिर शर्मिंदगी हुई। अब भी यहाँ से पाकिस्तान में झूठ बोल के भाग गए हैं, इसलिए वो बिल्कुल लीडर नहीं है। मरियम को हम इसलिए डिस्कस हमें नहीं करना चाहिए। देखिए सैरिश, वो सजा याफ्ता मुजरमा है, एक सजा याफ्ता मुजरमा को टेलीविजन के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने ऑन पर्पस डिजाइन तरीके से पाकिस्तान की अखलाकियात को तबाह किया है, यानी कि चोरों जो लीडर गए, मुजरमों सजा याफ्ता बेल के ऊपर जो बेल लेके आए हुए हैं उनको आप यहाँ पे उन पर डिस्कस करें। हम तो समझते हैं कि ये बड़ा जुल्म है। मेरा आपसे सवाल ये है कि वज़ीर आज़म बारहा ये कह चुके हैं कि हम नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे, कब और किस तरह? देखिए, इसके लिए एक कानून साजिश से मेरी मदद कि हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है, देखिए सैरिश, ये लोग बड़े ट्रिकी हैं। इन्होंने बहुत सी दुनिया के ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो है वो मुजरमान की हवाली के जो मुआहदे किए हैं। इन्होंने दुनिया के वो देश है जहाँ इनके बच्चे रहते हैं, जहाँ इनका माले हराम जाके डंप है, जहाँ इनके कारोबार है, जो अपने दिन के हैं। आपकी आवाज़ उस्मान साहब बहुत कम आ रही है। अब मैं चाह रही हूँ कि आपसे फिर से यहाँ तो कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि आवाज़ आपकी समझ नहीं आ पा रही है। अब इसमें सदीकुल फारूक साहब आखिरी हतमी तौर पर जरदारी साहब अब ये बोल रहे हैं कि मियाँ साहब और इसाक डार साहब मिलकर वापस आएँ, यहाँ आकर लड़ें, हम आपको इस्तीफे जमा करवाएंगे। अभी फ़िलहाल वो पार्लियामान में रहकर लड़ना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है जो अभी उस्मान सईद बसरा ने कहा, सारे स्कैंडल पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं। फॉरेन फंडिंग केस में वो 7 साल हो गए हैं, पेश नहीं हो रहे, या होते हैं तो 120 उन्होंने एडजर्मेंट्स ली हैं, कभी इधर भाग रहे हैं।
अगर ये सारे स्कैंडल और सारी करप्शन नहीं है तो फिर और क्या है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं लीडर होता है अवाम की कबूलियत से। नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क से वापस आए तो तीसरी मरतबा वो 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म बने। अभी जितने ज़िमनी इलेक्शन हो गए हैं उनमें हुकूमत हार गई है और बुरी तरह हारी है। ये लीडरशिप नहीं है तो और क्या है, अवाम कबूल कर रहे हैं। तीसरी बात जो आप कर रहे हैं, मैं आपसे ये बात, जो भी डील करेगा इस वक्त खुली डील करके अपना PDM से निकलेगा, मुस्लिम लीग नॉन डील करे, आसिफ जरदारी साहब डील करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब डील करें या कोई और, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि ये बात अब ढकी छुपी नहीं है, अब तो पर्दे उठ गए हैं सहरिश, अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रही। ये हम क्यों बहस करते हैं, वो डील कर ली, फलां मुदाखलत, हम सियासत नहीं करते, हम ये करते हैं, ये सारी बातें खुल चुकी हैं। और एक और बात कि अगर PDM देखिए इलाज चल रहा है, नहीं मियां साहब का इलाज चल रहा है, जिस तरह उनको पहले उनकी मैं एक जवाब दे रहा हूं आपका, एक जवाब दे रहा हूं, मैं ऐड करना चाह रही हूं ना, आप उसके बाद अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जब उनकी सेहत के हवाले से अलार्मिंग सिचुएशन थी, उसको समझा गया, संगीनी को और उनको जाने का मौका मिला। जब ये बारहा बातें हो रही हैं, जरदारी साहब भी बुला रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी कोऑर्डिनेशन मरियम के साथ तो है ना। जब वो भी ये समझ रहे हैं क्यों नहीं आना चाहिए, तो मियां साहब क्यों नहीं आ जाते, फिर आ जाएं, यहाँ पर कानूनी जंग भी लड़ें, अपना इलाज भी करवाते रहें। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर PDM मजबूत फैसले नहीं करेगी तो बिलाशुबा वो बिखरेगी। फैसला उन्होंने किया हुआ है लॉन्ग मार्च का, लॉन्ग मार्च से पीछे अगर हट जाते हैं, कहते हैं ख़त्म कर देते हैं कि जी हमने लॉन्ग मार्च नहीं करना, तो PDM क्या और 11 जमातें क्या, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये होगा? मुझे ये यकीन है। मैं इमरान याकूब साहब के साथ, वो जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, 7-8 साल मैंने जर्नलिज्म किया है, हर शोबे में मैं काम मैंने किया। फिर उसके बाद मैं प्रेस सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, पार्टी का सेक्रेटरी इतलात 6 साल रहा, तो मैं जानता हूँ इस मामले को। मैं ये ज़रूर कहूँगा, हम सब इंसान हैं। इमरान याकूब साहब के फ़ैसले या उनकी राय दुरुस्त भी हो सकती है, इंसान है, गलत भी, मेरी राय दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि PDM इंशाल्लाह नहीं टूटेगा। ये जो बातें हो रही हैं इसमें कोई शक नहीं है कि मियां साहब आ जाएं तो मज़ीद ताकत मिलेगी। फिलहाल मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि आप लोगों के नज़रिए, आप लोगों की पॉलिसीज़, आप लोगों की स्ट्रेटजीज़ मुख्तलिफ हैं जो कि आया हैं। एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और मैं सिद्दीकुल फारूक साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी और उस्मान सैयद बदसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वी विल कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, और अब कुछ बात करते हैं महंगाई पर, जिसका जिन ताहाल बेकाबू है, अवाम सख्त परेशान है, चीखें निकली हुई हैं अवाम की। आगे रमज़ान भी आने वाला है, लेकिन फ़िलहाल जो भी अभी रिसेंटली जो वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें तो उन्होंने कहा है कि रमज़ान पैकेज के लिए 7.8 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है और वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि कम से कम बोझ अवाम पर डाला जाए, रिलीफ देने का कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इमरान याकूब साहब भी मौजूद हैं और कौकब इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन पाकिस्तान के। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कौकब साहब कि इस सारी सूरत हाल में ये जो महंगाई है जो कि काबू में नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं या फिर ये जो महकमा बना हुआ है जिसने अमल दरामद करवाना है कि कीमतें जिनका तयन हो चुका है, क्या उसी कीमत पर आवाम को वो चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ये किस तरीके से काम कर रही हैं? आवाम को रिलीफ ऊपर से कहा जाता है कि मिल रहा है, लेकिन वैसे मिल नहीं पा रहा। देखें, यहाँ पे जो प्राइस है वो, यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं वो सिर्फ ये कि मैं समझता हूँ कि कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसको हम समझे कि कोई काम हो रहा है के लिए प्राइस कंट्रोल की जा रही है। यहाँ पे कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कई दफा कमिश्नर ऑफिस में कहा कि इसके बाकायदा जो आप प्राइस लिस्ट जारी करते हैं इसको इम्प्लीमेंट कराइए। देख, प्राइस लिस्ट जारी करना कोई अहमियत नहीं रखता जब तक कि अगर कोई चीजें सार्फिन को हुकूमती रेट पे मुकर्रर जो चीजें हैं उस पर ना मिले। तो यहाँ पे सिस्टम जो है ये कमिश्नर कराची या कमिश्नर पूरे पाकिस्तान के या यहाँ पे जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहबान वो अपने दूसरे कामों में लगे हुए हैं। उनके पास ज्यादातर पोलियो का काम है, उनके पास ज्यादातर जो है वो
ये अभी कवर्ड आया हुआ है कोरोना, उसके केसेस को देख रहे हैं, और या फिर कराची के अंदर जो गुज्जर नाले साफ हो रहे हैं वो उसमें लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी इनकी नहीं है प्राइस कंट्रोल करना, और इसके लिए मैंने पहले भी मुतालबा किया है कि यहाँ पे जो है वो एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए जाएं, और उसके साथ साथ जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई जाए, तब जाके कोई जो है प्राइस कंट्रोल हो सकती है। और दूसरी बात यह कि जहां हुकूमत खुद पेट्रोल की कीमत में इजाफा करेगी, हुकूमत खुद गैस की कीमत में इजाफा करेगी, हुकूमत जो है खुद जो है बिजली की कीमत में इजाफा करेगी, तो मैं नहीं समझता कि उसका इम्पैक्ट जो है वो कोई कम हो। बिल्कुल। हाँ। अब वही बात है ना कि एक तरफ कहा जाता है कि जितना हो सके रिलीफ पहुंचाया जाए, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिजली की कीमतें कि वो बढ़ती जा रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि 6 रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी का इंतजार है, समरी तैयार हो चुकी है। तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। मैं इस पर इमरान साहब आपका टेक लूंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले नाज़रीन को बताया जाए कि अगर कीमतों के फ़र्क के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा आगे है। तो इंतज़ामिया के मुकर्रर करदा जो नर्ख हैं और मार्केट की कीमतों में फ़र्क के एतबार से कराची और लाड़काना महंगे तरीन शहर करार पाए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगाई है, लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि सूबा सिंध में कराची में DC के नरखों और सारिफीन के लिए नरखों में 94.81% का फ़र्क है, जबकि लाड़काना में ये फ़र्क 49.54% है, सखर में 38.77% और हैदराबाद में 28.34% बताया गया है। पंजाब के बड़े शहरों में कीमतों में बहुत कम फ़र्क है। पंजाब के शहर बहावलपुर में सबसे कम फ़र्क 9.25% है, और बहावलपुर के बाद कीमतों का सबसे कम फ़र्क सियालकोट में देखा गया, जहां पर 10.35 है, लाहौर में 10.53% है, रावलपिंडी में 11.84%, सरगोदा में 12.9% है। अगर हम KPK की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर पेशावर में ये फ़र्क 17.9% और बनू में 26.75 बताया गया है। बलोचिस्तान के ज़िला कोयटा में ये फ़र्क 30.81% है, जबकि खुजदार में 38.53% फ़र्क है। और अब इस सारी सूरत हाल पर आप देख रहे हैं कि किस तरह वाज़ेह फ़र्क है, और कराची और लाड़काना में तो हद ही हो गई है, इतना शदीद मतलब फ़र्क है, वाज़ेह फ़र्क है। अवाम कितने परेशान हैं, वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, आप देखिए, उसके बाद बात करते हैं। हुकूमत से तो हमारी यही अपील है कि इन सब चीज़ों के ऊपर नज़रसानी करी जाए। इतनी महंगाई करते रहेंगे तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, किस तरीके से खाएगा? या तो एंड में ये होगा कि वो जहर खा के मरेगा। इस टाइम पे तो जहर ही सबसे सस्ता है। घी 260 रुपये है, पहले 140 रुपये था। वोट दे के क्या करेंगे, देंगे नहीं भी देंगे, वहाँ तो ठप्पे पहले लग जाते हैं। रेट जो दिए जाते हैं वहाँ कुछ और है, और जो तय किए हुए नोट चलते हैं उसके मुताबिक सारे सब दुकानदार पुरसुकून बैठे हैं। हर रोज़ हर हफ्ते कीमत बढ़ी, कैसे बढ़ी है मुझे बताइए? जब बजट आप एक दफ़ा बढ़ाते हैं, सैलरी आप एक दफ़ा भी नहीं बढ़ा रहे, तो कैसे लोग जिएंगे? मर गए हैं लोग। 9 मार्च को मुर्गी की लिस्ट 224 रुपये किलो निकली है, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त, और वो मार्केट में 430-420 रुपये बिक रहा था। जब आए वो चेक करने, दुकानदार बंद कर करके भाग गए। महंगाई मज़ीद और बढ़ रही है, वाम परेशान हो गई है, कारोबार है नहीं, लॉकडाउन हो गया, समझ नहीं आ रही वाम क्या करे। अवाम शदीद परेशान है, और अभी जैसे कि रमज़ान आने वाला है, इमरान साहब, वाहिद मेरा ख्याल है कि हमारा मुल्क है जहाँ पर ये अपने ही मुसलमान भाई बहन जो कि रेट्स इस तरह बढ़ा देते हैं कि आप कहते हो कि ये बजाय रिलीफ पहुँचाने के दूसरे ममालिक में, इंडिया तक में हम देखते हैं कि रमज़ानों में रेट्स कम हो जाते हैं, यहाँ पर बढ़ जाते हैं। सब्ज़ी इतनी महंगी, फल एक गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर है। फिर आप देखें कि चीनी की कीमतों को पर लग गए, आटा इतना महंगा हो गया। किस चीज़ की कमी है इस मुल्क में? मट्टी इतनी जरखेज है, लाइव स्टॉक की कमी नहीं है, फिर भी सारी बात यह है कि हम पक्के और सच्चे मुसलमान है ना, इसलिए रमज़ान के एहतराम में चीज़ें महंगी कर देते हैं। आप दुनिया में देखें, जिनको हम काफिर कहते हैं, उनका कोई त्यौहार आए, क्रिसमस आ जाए, उनका ब्लैक फ्राइडे आ जाए, उनका कोई और त्यौहार हो, ईस्टर हो, वो ऐसी सेल लगाते हैं कि जिसको आप वाकई कहते हैं कि जी को सही सेल लगी है। वो 100 रुपए की चीज को 10-20 रुपए में दे देते हैं। यहाँ जब रमज़ान आता है तो हम कहते हैं 10 रुपए की 20 चीज़ 100 रुपए की बिक जाए। अभी आप जो फैक्ट एंड फिगर्स बयान कर रही थी, तो देखिए कराची में आपने 94% से ज़्यादा फ़र्क बताया, यानी इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तकरीबन 100% ही हो गया, यानी DC रेट में जो चीज़
डीसी रेट में जो चीज 1 रुपए की है बाहर आपको 2 रुपए की मिलेगी, लेकिन आपने कीमत का फर्क तो बता दिया। एक चीज आप शायद या बता नहीं सकी या प्रोड्यूसर ने आपको मुहैया नहीं की, स्टैंडर्ड का भी फर्क है। डीसी रेट में जो दर्जा अव्वल का फल अगर आप देखें 100 रुपए है, तो कराची में आप चले जाएं, खड्डा मार्केट में चले जाएं या डिफेंस की किसी मार्केट में चले जाएं, वो आपको 500 रुपए से कम नहीं बिल्कुल मिलेगा। आप ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। असल इशू ये है कि यहाँ पे तो मामला आप डीसी को तो भूल ही जाए ना, डीसी रेट को। ये हुकूमत की, और मैं समझता हूँ लाड़काना और कराची 2 ऐसे शहर हैं जिसमें शायद पीपल्स पार्टी को इस पे तो, अब मैं ये तो नहीं कहता कि डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी को कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर इन शहरों के वोटरों ने ये कसूर कर लिया है कि आपको बार बार मुंतहिब कर लेते हैं, आपको बार बार हुकूमत में ले आते हैं, तो आप खुदारा उनसे इस तरह का बदला तो ना लें। दूसरी बात अगर आप पंजाब की करें तो अब तो पंजाब में भी सूरत हाल ये है। डीसी की अभी आपने अभी ये पंजाब की कीमतों की बात की, तो बावलपुर का इसलिए किया कि वो बावलपुर में जो इस वक्त कमिश्नर है वो इसमें ज़ाती इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, मैं यही पॉइंट आपसे उठाने लगी थी कि इस्लामाबाद में भी हमजा शफकत साहब हैं, वो काफी मुतहरिक नजर आते हैं, वहां पर सूरत हाल कदरे बेहतर है, तो कराची में फिर ये क्यों मुतहरिक नहीं है? जो सौदे पर बैठे हुए हैं वो क्यों ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं, या फिर उनको रिलीफ मिल रहा है वो अवाम तक नहीं पहुंचने दे रहे? अब मैं यही बात करता हूँ, सिर्फ गुड गवर्नेंस ये होती है कि इस्लामाबाद में आपने जिक्र किया जैसे हमजा शफकात का, और बावलपुर जो कमिश्नर हैं कैप्टन जफर इकबाल, ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात पे थोड़ी सी तवज्जो दी है तो अवाम को रिलीफ मिल गया। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत अगर वाकई देना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने किया क्या? 2.5 साल में बिजली का यूनिट जो 11 रुपए में था वो 28 रुपए पे चला गया। आटा जो 35 रुपए था वो देखिए 65 रुपए से ऊपर चला गया। चीनी जो 55 रुपए थी वो 100 रुपए से ऊपर चली गई। यानी आपने हर चीज दुनिया की महंगी कर दी। गरीब आदमी तो खाना खा ही नहीं सकता, रोटी खा नहीं सकता। और रमजान में तो आप देखेंगे कि हमारा जो माशाल्लाह हमें बड़ा फख्र है इस पे कि हम बड़े फख्र से ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना, तो अब इसमें जहीरा अंदोज उस तरह से लूटने की कोशिश करेंगे। चले, मुझे कौकब साहब आप बताएं कि आप लोगों के ज़हन में क्या स्ट्रेटजी है, अवाम को उसके हकूक मिले, प्रॉपर तरीके से मिले, आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है, और जिस पर अमल दरामद हो नहीं पा रहा आप लोगों का मुतालबा क्या है? देखिए, मेरा सबसे पहले जो मैंने मुतालबा किया है कि एजाजी मजिस्ट्रेट करें, कमिश्नर सेक्रेटरीट जो काम है वो उनसे ले लें। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर साहिबान इस तरह तवज्जो नहीं देते। कराची में 70 लाख लीटर पर डे की हम कंजम्पशन है दूध की, उस पे आप ये ले गए कि अगर 20 रुपए 120 रुपए का जो दूध था वो अब जो है वो 130 रुपए का हो गया। बिल्कुल। तो 120 रुपए से ये 5 अरब 84 करोड़ रुपए जो है वो सारिफ की जेब से महीने के निकलते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या किया जा रहा है? और ये इसके लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अगर कोई सीरियस हो के काम, कोई इदारा सीरियस नहीं है कोई, हालांकि सब हम सारिफ हैं, हमारा वज़ीर आज़म भी सारिफ है, वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी सारिफ है, वज़ीर आला भी है, तमाम मिनिस्टर साहबान हैं, मगर इसकी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों से साजबाज है वो कौन है? और कौन लोग हैं जो कि हमारी असम्बलियों में बैठे हुए हैं? वो कोई मुतवस्सित तबके से तो ताल्लुक नहीं रखता और उसको एहसास ही नहीं है कि वो उसके दाल रोटी का रेट क्या है, उसके घर का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए बाकायदा तौर पे एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। चलें, और आज तक ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इमरान साहब, मुझे यहाँ पर ये मैं सोच रही हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब कोई ऐसा वफाकी काबीना का इजलास होता है बड़े वाज़े तौर पर कह देते हैं कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, हिदायत जारी हो जाती है कि रिलीफ पहुंचाना है, किसी भी तरीके से कीमतों को बरकरार रखा जाए, ट्वीट भी करते हैं कि नहीं अब चीज़ें बेहतर होंगी, रिलीफ दिया जाएगा। मैं समझता हूँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये किस तरह का रिलीफ है जो कि सिर्फ उनके बयान की हद तक ही रहता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ता नहीं है। और अब जब रमज़ान आ रहे हैं तो 7.8 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी है, अब ये सिर्फ अगर मंजूरी तक रहना है, चेक एंड बैलेंस नहीं रखना, तो क्या फ़ायदा इस पैकेज का भी? सर, इस पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज आप ज्यादा सोचा ना करें। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो रिलीफ देना चाहती है तो हुकूमत ये समझती है कि जब वो ऐलान कर देते हैं ना कि हम अवाम को रिलीफ देंगे तो अवाम इसमें खुश हो जाती है
और सादा आवाम समझते हैं कि हमें रिलीफ मिल गया है, लेकिन अमलन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अमलन मुझे आप ये बताएं कि ये जितने भी पैकेज देते हैं, यूटिलिटी स्टोर पे इन्होंने पिछली दफा कितने अरब रुपए की सब्सिडी दी थी? क्या किसी गरीब आदमी को वहां से कोई चीज मिली? यहाँ लाहौर में अभी 10 दिन पहले इनका जो मेन स्टोर था यूटिलिटी स्टोर का, वहां से प्राइवेट लोगों को वो पिकअप बढ़ते हुए जो घी ब्लैक में पुलिस लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। ये आम आदमी को वहां घी के 2 पैकेट नहीं मिलते, पिकअपों में ये बेच देते हैं, ट्रकों के ट्रक ये बाहर बेच देते हैं। इसी तरह चीनी और आटे के साथ करते हैं। बात ये रिलीफ तो फिर मिले ना कि जो आवाम के लिए पैकेज अनाउंस करें उसके असरात आवाम तक जाएं। ये तो जाने ही नहीं देते आवाम तक। ये तो कहते हैं कि बस अब ये हो गया तो हमने अपनी इसमें दिहाड़ियां किस तरह से लगानी है। लेकिन इस पर मेरा ख्याल है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी जरूरत है। निचली सतह से आपको को थोड़ा सा स्ट्रेटजी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि बाकायदा कमेटियां बनाई जाएं, टीम्स बनाई जाएं जो कि ऑन ग्राउंड जाएं, जाकर चेक करें कौन सी चीज़ कहाँ पर कितने की मिल रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने तो यहाँ तक मार्केट्स में माहौल देखा है कि पुलिस वाली गाड़ी आती है, कमिश्नर की गाड़ी आती है, तो बस हर दुकानदार से अपना अपना हिस्सा वसूल किया और बस चलते बने। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और अवाम को बस फिर वो मनमाने रेट्स पे बेचते हैं, कोई उन्हें पूछने देखने वाला नहीं होता। ये आपने भी शायद नोटिस किया होगा। सारिश, बात ये है कि मैं ना आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि कमेटियां बनाई जाएं, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तान की 70-75 सालों में आप देख लें, जिस बात में कमेटी बनती है ना, वो समझ ले कमेटी डल जाती है। आपको पता ना कमेटी डलना क्या हाँ, मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल। कमेटी डल जाती है, उसका रिजल्ट कभी नहीं निकला। चले इमरान साहब, फिर यही कहा जा सकता है कि अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि फिर अगर कमेटियां बनानी भी हैं और उनको फिर चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखना, फिर कौन आएगा जो देखेगा? जाहिर सी बात है वो खलाई मखलूक तो नहीं आएंगी जो आके चेक एंड बैलेंस रखेंगी, हमें ही करना है और निचले तबके से करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। कौकब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कोरोना वायरस की बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना वायरस इसकी तीसरी वेव है ये, और पंजाब में तो तकरीबन सब कुछ बंद कर दिया गया है और शाम 6 बजे बाज़ार भी बंद हो जाएंगे। कराची में, सिंध में बताया गया कि 10 बजे तक मार्केट्स को बंद करना होगा और यहाँ पर भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। अलबत्ता 70 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत अब आज से शुरू हो गई है और 10-15 मिनट में बारी भी आ जाती है। वो हजरात जो कि जिनकी ओल्ड एज है, 75 के करीब, 80s के करीब हैं, वो आराम से जाकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमने डॉक्टर साहब को यहाँ पर बुलाया है। डॉक्टर साहब, अशरफ निज़ामी साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं PMA के भी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर अशरफ साहब, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो तीसरी वेव कितनी संगीन है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कितना ये तशवीशनाक है, इससे बचना कितना ज़रूरी है, पहले ये बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखेंगे कि ये जो थर्ड वेव हमारे साथ आई है, दिस इज दी म्यूटेशन, और उसके साथ जो ट्रेंड हमारे साथ है ये ब्रिटेन से आई हुई है, बरतानिया की है। अब बरतानिया की ये जो नया आया है म्यूटेटेड मतलब वायरस, वायरस की किस्म, इसमें ये है कि ये बहुत तेजी से फैलता है और बहुत लीथल है। लीथल मीन बाय कि पहले अगर 2-3 हफ्तों के अंदर लोग कुछ बेहतर हो जाते थे, तो ये ज्यादा वक्त ले रहा है और इसके अंदर सिम्टम्स जरा डिफरेंट सी आ रही हैं और जो सीरियसनेस है वो भी इसके अंदर ज्यादा वेरी लीथल। इसके साथ खांसी, एक तो वही जो हम कहते थे कि नज़ला जुकाम के लिए लूज मोशन इसके लिए हो सकते हैं, विटाइगो हो सकता है, और सांस की जो तकलीफ है ये इसके अंदर ज्यादा देखने में आ रही है, गला खुश्क हो रहा है और जो सीने के दर्द और ये वाली भी अलामात इसके अंदर काफी ज्यादा देखने में मिल रही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएगा कि जाहिर सी बात है SOPs तो वही है जो कि हमें फॉलो करने हैं, मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हाथों को सैनिटाइज करने से मैं समझता हूँ कि हाथों को बार बार धोना चाहिए साबुन से। सैनिटाइजर के साथ इसकी और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्किन के लिए कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसके साथ जो है मतलब वैसे भी कि अगर खुदा न खास्ता कोई आग को टच कर दे खवातीन, तो उसके साथ कोई ना कोई नागहानी ऐसी किस्म की मतलब मुसीबत भी आ सकती है। द बेस्ट वे सैनिटाइजर उस वक्त आपने यूज करना है जब आपके पास पानी और साबुन ना हो, अदरवाइज साबुन और पानी ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो वैक्सीनेशन है,
सही, जिसका कि आगाज़ कर दिया गया 70 साल से ज़ायद अफराद के लिए और वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद है। ये कितनी कारगर साबित हो रही है और वो बूढ़े हजरात जो कि डर रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने से, उनको आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे और क्लियर एक पैगाम देना चाहूंगा कि वैक्सीन जो पाकिस्तान के इस वक्त अवेलेबल है, इट इज क्वाइट सेफ। इसकी कतई तौर पे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो दुनिया के अंदर बाज़ वैक्सीन के बारे में कहा जाता है हेरफेर के हवाले से, पाकिस्तानी वाली वैक्सीन के अंदर कतई तौर पे इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट नहीं है। और ऐसे लोग, आप कह रही है कि कराची के अंदर के 70 प्लस के लिए, जबकि पंजाब में मैं समझता हूँ कि 60 प्लस के लिए भी मतलब वॉक इन करके ये वैक्सीन लगाई जा रही है। सिंपली यू हैव टू टेक योर शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, और शनाख्ती कार्ड के साथ अगर आपका नंबर आया हुआ है कराची के अंदर, ये भी जरूरी है। वेयर मेरी इत्तला के मुताबिक पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी 60 प्लस एज है, आपके पास शनाख्ती कार्ड है, तो आप जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो कि मैं चाहूँगी आप क्लियर कर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऐसी सिचुएशन है कि लोग हर लिहाज से कॉन्शियस हुए हैं। ये इस वैक्सीनेशन को लेकर जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि जनाब किसी भी वैक्सीनेशन के आने के बाद उसके रिजल्ट्स देखने में तकरीबन 1 साल का वक्त चाहिए होता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स की भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो इज़ इट सेफ़ कि मतलब ये जो बातें हो रही हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स या फिर टाइम स्पैन अभी बहुत कम हुआ है इसको आए हुए, तो ये इस लिहाज से कुछ डर लग रहा है लोगों को, इस पर थोड़ी सी वजाहत दे दीजिए। देखिए, अगर तो हमारी फूफो कह रही है ना, तो उसका तो मतलब कोई इलाज ही नहीं है। अगर ये कोई हेल्थ प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो उनको जरूर कोई वक़्त देनी चाहिए। आपके साथ मैं एक चीज शेयर करूं कि बरतानिया के अंदर जो कि सारे हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड हुए थे, उन्होंने एक रीजनेबल अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन दे दी। जब वैक्सीन लग गई है तो उनके हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन कम हो गया। दूसरा ये कहना कि 1 साल तक हम देखेंगे, अगर जान मैडम रहेगी तो फिर 1 साल के बाद देखेंगे ना। सही, वेरी मच एसेंशियल के 60 to 70% हमें जो है वैक्सीनेशन चाहिए। सही, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें दिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी हमारे साथ थे। तो वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, वो लोग जो कि लगवाना चाहते हैं वो जाकर बिल्कुल लगवाएं और एहतियात करें, SOPs को फॉलो करें। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।